अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वो तमाम लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो इंडिया से हों, पाकिस्तान से हों या बांग्लादेश से हों। बाकी वो लोग जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और उनके साथ साथ वो लोग जो मेरे चैनल पे आते हैं, मेहमानों की तरह आते हैं, स्टोरी सुनते हैं और चले आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने सर्कल में इसको सर्कुलेट करें। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस मौजूद है। अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आपको जैसे आसानी हो आप करें। वॉइस की सूरत में भेजना है तो वॉइस करके भेज दें, और अगर आप लोग वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इंश्योर कर लें किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन ना हो। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये मिस आयशा की स्टोरी है। ये बताती हैं कि 2003 और 4 में इन लोगों को घर की शदीद ज़रूरत थी और ये लोग तलाश में थे कि कोई इनको अच्छा घर मिल जाए। ये बताती हैं कि काफ़ी कोशिशें करने के बाद जब इनको इनकी मर्ज़ी का घर नहीं मिला तो अल्टीमेटली इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फ्लैट ले लें या अपार्टमेंट ले लें। लिहाजा इन लोगों ने अल्टीमेटली जो है वो लग्जरियस अपार्टमेंट देखना शुरू किए। और ये बताती हैं कि हमें बहुत ही ज़बरदस्त एक फ़्लैट या अपार्टमेंट मिल गया और हम लोगों ने फ़ौरन से उधर शिफ्टिंग कर ली, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम काफ़ी अरसे से तलाश कर रहे थे। तो लिहाजा ना हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, ना किसी से पूछा, ना मोहल्ले वालों से फ़ीडबैक लिया। वैसे मोहल्ले वालों का ये भी मसला था कि वो ज़रा सा पोश इलाका था, तो मुझे नहीं लगता कि लोग एक दूसरे से मिलते होंगे या बात करते होंगे। लिहाजा हमने भी ज़्यादा डिस्टर्ब करना किसी को बेहतर नहीं समझा। शुरू में जैसे नॉर्मली हुआ करता है कि आप अपना सामान वगैरह शिफ्ट करते हैं और जो भी आपकी नए घर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करते हैं, फर्नीचर सेट करते हैं और जो भी रूम्स वगैरह हैं वो डिसाइड करते हैं। वैसे ही इन लोगों ने भी किया। तो 5-6 दिन तो इनके इसी चक्कर में गुजर गए। उसके बाद जो पुराना जो इनका घर था उसकी चाबी इन्होंने उसके मालिक को हैंड ओवर की, और उसके बाद जो है इनका उससे वास्ता ख़त्म हो गया। अब जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि ये क्योंकि एक पोश इलाका था तो लोग आपस में मिला नहीं करते थे, ज़्यादा मालूमात नहीं थी। तो ये बताती हैं कि 7-8 दिन के बाद ही अजीब से वाक़यात और मामलात इनके जो अपार्टमेंट है उसमें होना शुरू हुए। जैसे कि एक दफ़ा ये बताती हैं कि रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। अब इनकी जो फैमिली है उसमें ज़्यादातर लोग यूनिवर्सिटी या ऑफिस जाया करते थे। ये क्योंकि घर में रहती थी लिहाजा ये लेट नाइट तक जागा करती थी। ये बताती हैं कि 1 या 1:30 बजे का टाइम था, और क्योंकि एक बहुत बड़ा सा अपार्टमेंट था, समझ लें एक तरह का बंगला ही था जहाँ पे हम रह रहे थे, तो एकदम से मुझे इस तरह की आवाज़ आना शुरू हुई जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है। अब ये जो बांसुरी बजा रहा था ये इस कदर सुरीली बजा रहा था, ये इतनी महसूर कुन थी कि ना चाहते हुए भी मेरा जो फोकस था वो उसकी तरफ था, और मुसलसल मैं सुन रही थी और उसको एंजॉय कर रही थी। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे ये जो बांसुरी है इसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना शुरू हो गई है। अच्छा, एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे जैसे इसकी आवाज़ कम होती चली जा रही थी, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि जैसे मैं अंदर से बेचैन होना शुरू हो गई थी, या ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी हो रही है मेरे जिस्म के अंदर, और मैं बड़ी हैरान थी अपने इस एटीट्यूड पे, अपने इस रवैये पे। खैर, वो बांसुरी की आवाज़ बिला आखिर आना बंद हुई और जैसे तैसे वो रात गुजरी और मैं सो गई। अब ये बताती हैं कि ये पहली दफ़ा था कि मैंने उस बांसुरी की आवाज़ को सुना था या उस म्यूज़िक को मैं एंजॉय कर रही थी। इसी तरह दूसरी रात आई और ठीक रात के वही 1:30 या 2 बजे का टाइम था, और मेरे सारे घर वाले जो है वो सो चुके थे। मैं हमेशा की तरह जाग रही थी और फिर से वो जो आवाज़ थी वो आना शुरू हुई। अब ये आवाज़ जब आना शुरू हुई तो अगेन जो मेरी अट्रैक्शन है वो उसकी तरफ होने लगी, मेरा फोकस उधर जाने लगा। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी आवाज़ थी, कहाँ से आ रही थी और कौन इसको प्ले कर रहा था, आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल मेरा इस कदर इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा था कि जैसे अगर मैं उसको नहीं सुनूंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह फिर दोबारा होने लगा। थोड़ी देर बाद वो जो आवाज़ थी कम होने लगी। अब आज इस तरह से हुआ कि जब वो आवाज़ कम होने लगी तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि पता नहीं क्यों अंदर से एक बेचैनी सी थी और मैं नहीं चाहती थी ये जो आवाज़ आ रही है ये किसी भी तरह कम हो या इसमें किसी भी किस्म की कमी हो। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मुझे इसका चस्का लग चुका है और मैं इस आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। ये जो कुछ हो रहा था मुझे नहीं पता क्यों हो रहा था और ये किस वजह से हो रहा था, लेकिन जो हो रहा था वो यही था कि मुझे वो आवाज़ सुननी थी। लिहाजा ये जो आवाज़ थी जहाँ से आ रही थी मैंने उस तरफ फोकस करना शुरू किया। तो जब मैं खिड़की की तरफ गई तो ऐसा लगा कि बैक साइड से आ रही है। जब बैक साइड की तरफ आई तो ऐसा लगा कि वो नीचे से आ रही है, और जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अब मैं जब नीचे की तरफ देख रही थी तो मुझे ऐसा लगने लगा ये जो आवाज़ है वो ऊपर से दोबारा आना शुरू हो गई है।
यानी ये जो आवाज़ थी मेरे सराउंडेड चारों तरफ मुसलसल आ रही थी, और ये इस कदर अट्रैक्टिव आवाज़ थी कि बस ऐसा लग रहा था कि मेरी रूह की ग़िज़ा है, मेरी खुराक है, और अगर ये मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। ये बताती हैं किसी तरह बेचैन होके मैं लेट गई और जैसे तैसे सोने की कोशिश करने लगी। अब लास्ट वाले दिन की तरह ये जो आवाज़ थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो गई थी और बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब जब मैं सुबह सो के उठी तो मैं अपनी इस रात की हालत पे गौर करने लगी कि ऐसी कौन सी बात है उस बांसुरी की आवाज़ में कि जैसे ही मैं सुनती हूँ मुझे कुछ होने लगता है। और मैं अपने रवैये पे बहुत नाला भी थी, बहुत गुस्सा भी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर ये जो चेंज आया 2 दिन के अंदर ये क्या है। हालांकि शुरू से मेरी ना किसी किस्म के म्यूज़िक में इन्वॉल्वमेंट थी, ना मेरा इंटरेस्ट था, बल्कि मैं तो बड़ी सादा सी अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। खैर मैंने बड़ा गौर किया और मैंने सोचा कि आज जब ये आवाज़ आएगी तो मैं इसको इग्नोर करूँगी और अपनी अम्मी को उठा के सुनाऊँगी। ये बताती हैं कि जब तीसरी रात आई तो वही 1 या 1:30 बजे का टाइम हुआ तो अगेन मुझे बांसुरी की आवाज़ आने लगी। और अब जो बांसुरी की आवाज़ आ रही थी वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मेरे बहुत करीब से आ रही है, कोई बिल्कुल हमारे अपार्टमेंट के बराबर में मौजूद है या सामने मौजूद है। अच्छा, अब ये बताती हैं कि जब ये बांसुरी की आवाज़ आना शुरू हुई तो एज़ पर प्लान मैंने अपनी मदर को उठाया, और जब मैंने अपनी मदर को उठाया तो वो मुझे अजीब निगाहों से देखने लगी, सोचने लगी और पूछने लगी कि इतनी रात में तुमने मुझे क्यों उठाया है। खैर मैंने उनको मुख्तसर अल्फाज में बताया कि अम्मी मेरे साथ चलें और सुने कि आपको क्या बांसुरी की आवाज़ आ रही है। अब इनकी मदर इनके कहने पे उठी और गुस्से से इनको देखने लगी, लेकिन बहरहाल इन्होंने इनकी बात मान ली और इनके साथ वो जाके सुनने लगी। अब ये बताती हैं कि जब मेरी मदर भी आई और उन्होंने भी बांसुरी की आवाज़ सुनना शुरू की तो 3 मिनट तक या 4 मिनट तक मुसलसल खामोशी थी। मैं भी उस आवाज़ को सुन रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तस्कीन मिल रही है। मेरी मदर भी उस आवाज़ को सुन रही थी, उनको भी ऐसा लग रहा था कि उनको सुकून मिल रहा है। अब ये बताती हैं कि एकदम से मेरी मदर ने अपने आप को झटका, जैसे कि वो होश में आ गई और कहने लगी कि ये कौन है जो इतनी रात में इतनी सुरीली बांसुरी बजा रहा है, और उसके बांसुरी बजाने का अंदाज़ इस तरह से है कि आपका दिल चाहे कि आप मज़ीद सुने। खैर मेरी मदर ने आगे पीछे जब देखा और उनको कोई नज़र नहीं आया तो उन्होंने कहा कि तुम अब इस बांसुरी की आवाज़ को ना सुनो, बेहतर है कि तुम अपने बिस्तर पे आके लेट जाओ और मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करो। खैर मैंने उनकी हिदायत के मुताबिक मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जाके मैं लेट गई। अब ये बताती हैं कि मुझे नींद आ गई। अगले दिन ऐसा था कि जो मेरी मदर थी उनको जो है हमारी नानी के घर जाना था, एक प्रोग्राम था नानी के घर में। अब मेरी मदर नानी के घर में चली गई, मेरी तकरीबन सारी फैमिली वहाँ पे चली गई थी, मैं यहाँ पे अकेली मौजूद थी और मेरी मदर को तकरीबन रात में 10-11 बजे तक आ जाना था। लेकिन कुछ वजूहात इस तरह की हुई कि जो इनकी मदर हैं वो 10-11 बजे तक नहीं आ सकीं और उन्होंने इनको फ़ोन करके बताया कि हो सकता है कि हम लोग लेट हो जाएं या हो सकता है कि हम लोग रात में 1-1:30 बजे तक आएँ। अब इन्होंने जब ये बताया, यानी इनकी मदर ने इनको बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है अम्मी, आप अपना जो भी काम है वो निपटा के आएँ, मैं वेट करूँगी और मैं ध्यान रखूँगी हर चीज़ का। ऐसे ही हुआ कि रात के तकरीबन 1:15 बजे का टाइम था कि एकदम से इनको बांसुरी की आवाज़ आना शुरू हुई। अब ये बताती हैं जैसे ही बांसुरी की आवाज़ आना शुरू हुई तो वैसे ही हुआ कि मेरा दिमाग माऊफ होना शुरू हो गया और मुझे मुसलसल ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं इस आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, ये मेरी रूह की तस्कीन है, ये मुझे इससे सुकून मिल रहा है। अब ये बताती हैं कि आज जो बांसुरी की आवाज़ आ रही थी वो ऐसा लग रहा था कि कुछ मुख्तलिफ है और इस कदर महसूर कुन है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको देख लूँ जो ये बांसुरी बजाता है। और ऐसे ही हुआ कि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया और बस ये जो बांसुरी की आवाज़ आ रही थी मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। फॉलो करते करते मैं स्टेयर्स के पास आ गई और एकदम से मैं छत की तरफ चली गई। अब ये बताती हैं कि जब मैं छत की तरफ गई तो मैंने देखा कि वो जो छत है वो आपको पता है कि तमाम अपार्टमेंट्स में या फ्लैट्स में एक जैसी हुआ करती है, यानी सबकी एक इज्तिमाई छत होती है। तो उस छत के ऊपर एक कुर्सी डली हुई है और इस कुर्सी पे एक कोई आदमी बैठा हुआ है जो मुसलसल बांसुरी बजा रहा है, और वो जो बांसुरी बजा रहा है मैं उसकी बैक साइड पे हूँ और वो आगे की तरफ देख के बजा रहा है। उसके बाद बताती हैं कि ऐसा लगने लगा जैसे मैं अपने होश व आवाज़ खो बैठी हूँ और मैं इस बांसुरी वाले की तरफ जाने लगी। अब ये बताती हैं जो बांसुरी वाला था ये मुसलसल फ्रंट की तरफ देख रहा था और उधर देख के बांसुरी बजा रहा था और मैं उसकी बैक पे जाके बैठ चुकी थी। अब मुझे नहीं पता कि उसको पता था कि मैं उसके पीछे हूँ या नहीं, लेकिन मुसलसल मैं उसकी बांसुरी बजाने की आवाज़ को सुन रही थी और मुसलसल मैं उस सुरूर में मुब्तला थी जो मुझे नहीं पता क्या था। अब ये बताती है कि बांसुरी सुनते सुनते एकदम से ऐसा लगा जैसे कि मेरे जो आसान है वो ख़ता हो चुके हैं, मैं मदहोश होती आ रही हूँ और मेरा होश एकदम से गायब होने लगा है या मुझसे दूर जाने लगा है।
अब ये बताती हैं कि उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें बंद हो गई हैं या मैं बेहोश हो चुकी हूँ। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने अपने बाल खोले हुए हैं, और वो जो बांसुरी वाला है वो इन सब औरतों के दरमियान में बैठा हुआ है। मैं भी इन्हीं औरतों के साथ बैठी हुई हूँ। वो मुसलसल बांसुरी बजा रहा है और सब औरतों ने अपने बाल खोल के गोल गोल सर को घुमाना शुरू कर दिया है। जैसे आम तौर पे आपने देखा होगा कि हाल वगैरह आते हैं, इस तरह की जो कैफियत होती है औरतों की, तकरीबन उसी तरह की मिलती जुलती कैफियत थी इनकी। अब ये बताती हैं कि मैंने भी फिर ऐसा ही किया कि उन औरतों की तरह अपना सर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और अपने बाल खोल दिए। अब ये बताती हैं कि जब मैंने अपने बाल खोले और मुसलसल मैं सर को घुमाने लगी तो कुछ देर सर घूमता रहा और उसके बाद ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर आना शुरू हो गए और मैं फिर से बेहोश हो गई। अब ये बताती हैं कि जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे करीब जवान में मेरी फैमिली, मेरी मदर मौजूद हैं और बहुत बुरी तरह रो रही हैं। और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब ये बताती हैं कि जब मैंने अपने घर वालों को अपने करीब देखा तो मैं उनसे पूछने लगी कि क्या हो गया, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं और मैं कहाँ पे हूँ। तो पहले तो उनकी मदर ने या उनकी फैमिली ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, तुम बेहोश हो गई थी और अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें होश आ चुका है। अब ये बताती है कि मैंने अपने घर वालों से वही क्वेश्चन रिपीट किया कि मैं यहाँ पे कैसे आई, मैं बेहोश क्यों हुई थी। इनके घर वाले कोई जवाब नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे अभी ज़रा रिलैक्स हो जाओ, कुछ खा पी लो, ज़रा तुम्हारी कैफियत बेहतर हो जाए या तुम्हारी हालत बेहतर हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। ये बताती है कि तकरीबन 5-6 घंटे मैंने इसी कैफियत में गुजारे और मेरे जो घर वाले थे वो किसी भी तरह मुझे छोड़ के नहीं जा रहे थे। मैं उनका ये अजीब बिहेवियर देख के परेशान थी। मेरा भाई ख़ास तौर पे मेरा हाथ पकड़ के बैठा हुआ था और मुसलसल कुछ पढ़ के मुझ पे फूंक रहा था। अब ये बताती हैं कि मैं उससे पूछ रही थी कि भाई ऐसा क्या हो गया है कि एकदम तुम सब बदल गए हो, मेरे करीब से दूर नहीं आ रहे और मुझ पे दम कर रहे हो, ऐसी कौन सी बात हो गई है। ये बताती हैं कि जब मैं मुसलसल सवाल कर रही थी तो जो मेरी मदर थी उन्होंने कहा कि अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि परसों जब हम तुम्हारी नानी के घर में गए थे तो हमें आते आते देर हो गई थी और हमने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया था और तुमने कहा था ठीक है आप आराम से आ जाएं। और जब हम वापस आए घर में तो पूरा घर खुला हुआ था, अंदर कोई भी मौजूद नहीं था और इवन कि तुम भी घर में मौजूद नहीं थी। अब जब हमने तुम्हें घर में नहीं देखा तो हम सब घर वाले परेशान हो गए क्योंकि रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था और आगे पीछे के जो लोग थे वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये हमारे लिए एक नया मोहल्ला था, लिहाजा सब ने इधर उधर देखना शुरू किया। स्टेयर्स पे देखा, नीचे जाके देखा, तुम कहीं नहीं मिली। तो इनकी मदर बताती है कि एकदम से मुझे तुम्हारी कल वाली बात याद आ गई कि तुमने मुझे रात में उठा के कहा था कि एक बांसुरी की आवाज़ है जो तुम्हें मुसलसल आती है। यह सोचने के बाद मैंने सोचा कि एक दफ़ा छत पे चेक कर लेते हैं और कुदरती तौर पे मेरे जहन में ये बात आई थी। खैर जैसे ही मेरे जहन में छत का आया तो मैंने तुम्हारे भाई को ऊपर भेजा और जब तुम्हारा भाई ऊपर गया छत पे तो तुम्हारे भाई ने देखा कि तुम छत के ऊपर बेहोश पड़ी हुई हो। अब इतनी रात में एक जवान लड़की अगर छत पे अकेली पड़ी हुई हो, वो भी किसी अपार्टमेंट की छत पे, तो बहुत सारी अजीब बातें हैं जो बना करती हैं और लोग बहुत सारे सवालात हैं जो पूछा करते हैं। खैर तुम्हारे भाई ने चुपचाप तुम्हें उठाया और वहाँ से खींचता हुआ तुम्हें जैसे तैसे नीचे लेके आ गया। अब जब तुम नीचे आई तो तुम पूरे तकरीबन समझ लो 24 घंटे तक बेहोश रही। इस दौरानिए में तुम्हारे अब्बू के एक जानने वाले थे, उन आमिल से, आलिम दीन से हमने रब्ता किया, उनको सारी कैफियत बताई, उनको बताया कि छत से बेहोश मिली है। खैर वो आए थे, उन्होंने तुम्हें चेक किया और तुम्हें चेक करने के बाद उन्होंने फ़ौरन बता दिया कि तुम्हारे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके बुरे असरात होना शुरू हो गए और अगर हमने तुम्हें इग्नोर कर दिया या तुम्हारा इमीडिएटली इलाज नहीं किया तो तुम मुकम्मल तौर पे किसी जिन के कब्ज़े में या उसके सहर में आ जाओगी। खैर उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं पढ़ने के लिए। ख़ास तौर पे तुम्हें कहा है कि मगरिब के बाद से फजर की अजान तक किसी भी सूरत में तुम्हें आसमान के नीचे या घर से बाहर नहीं जाना है और ये तावीज़ उन्होंने तुम्हारे गले में डाल दिया है, ये तुम्हें हर वक्त पहन के रखना है और साथ साथ कुछ आयत वगैरह उन्होंने बताई हैं, यह आयत पढ़ते रहना है और ये आयत तुम्हें भी तिलावत करनी है। अब ये बताती हैं, सब सुन के मैं बड़ा हैरान हुई और मैं परेशान थी कि एक बांसुरी की आवाज़ जो मुझे एकदम से आना शुरू हुई थी, उसके पीछे क्या कुछ था ये मैंने कभी नहीं सोचा था और मुझे वाकई में नहीं पता कि ऐसी क्या बात थी या ऐसी क्या अट्रैक्शन थी कि मैं मुसलसल उस सहर में मुब्तला होती चली आ रही थी और आखिरकार वो जो बांसुरी की आवाज़ थी वो इस कदर असरअंदाज होना शुरू हो गई थी कि उसने मुझे एकदम से छत पे बुला लिया। और छत पे जो मैंने मंजर देखा था कि बहुत सारी औरतें हैं जो गोल दायरा नुमा बना के बैठी हुई हैं और उस दायरे के बीच में एक शख्स मौजूद है जो मुसलसल बांसुरी बजा रहा है और सबने अपने बाल खोले हुए हैं और अपने बालों को मुसलसल घुमा रही हैं। खैर ये बताती हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि पता नहीं क्या चीज़ मेरे जहन में आई या मेरी कौन सी नेकी काम आ गई
कि एक दिन पहले मैंने अपनी मदर को बता दिया था कि मुझे मुसलसल बांसुरी की आवाज़ आती है और वह इस कदर महसूर कुन है कि मैं उसके सहन में मुब्तला हो जाती हूँ। अगर मैंने अपनी मदर को इन्फॉर्म नहीं किया होता या मेरे जहन में नहीं आई होती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती और मैं बच पाती या नहीं पाती। शायद आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें शर्जील अहमद साहब ने भेजी है और ये जिक्र करते हैं 2013 का। ये बताते हैं कि मैं मैट्रिक में था और मैट्रिक के पेपर दे दिए थे मैंने। मैं अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहा था। तो नॉर्मली जैसे हुआ करता है कि जो टाइम होता है इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ वगैरह आप करते हैं या कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। अब जो मेरा घर था वो बहुत ज़्यादा दूर था शहर से, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं किसी कोर्स में एडमिशन ले सकूं। लिहाजा मुझे सजेस्ट किया गया कि मैं अपनी जो नानी हैं जो कि मेन शहर में मेन सिटी में रहा करती हैं वहाँ पे मैं चला जाऊँ, उनके घर में 3-4 महीने गुजारूँ और वहीं पे मैं कोई इंग्लिश लैंग्वेज या कोई कंप्यूटर का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लूँ। अब शुरू में मैं राज़ी नहीं था, लेकिन जो मेरे फादर थे उनका ये माइंड था कि भाई तुम्हें जाना है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, ज़ाया नहीं करो, यहाँ रह के क्या करोगे। खैर अब्बा के जो ताने वगैरह थे वो मैंने सुने और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं रहूँगा तो मेरा एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अब ये बताते हैं कि मैं जैसे तैसे अपना माइंड बना के नानी के घर चला गया। अपने मैंने बुनियादी कपड़े ले लिए थे और वहाँ जाके मैं फिर एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया। अब ये जो कोर्स था ये 3 महीने का कोर्स था और मुझे 3 महीने नानी के घर में गुजारने थे। शुरू में तो मैं नीचे जो मेरे मामू थे उनके साथ सो रहा था, लेकिन उसके बाद मामू के दोस्त वगैरह अक्सर उनके साथ पढ़ने आते थे, उनके साथ कंबाइन स्टडी करते थे या देर तक बैठे रहते थे। तो मामू ने मुझे कहा कि ऊपर जो कमरा खाली है तुम अपना सामान वगैरह वहाँ पे रख लो और वहीं जाके सो जाया करो, ताकि तुम्हें भी प्राइवेसी मिल जाए और तुम जो अपना कोर्स वगैरह है उस पर फोकस कर सको। अब अकेले रहने के लिए छत के कमरे में बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, जो मेरे पास नहीं थी। लेकिन बहरहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। घर जाता तो वालिद साहब कुछ ना कुछ कहते और यहाँ पे अगर नखरे दिखाता तो मामू नाराज़ हो जाते। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं चुपचाप उस कमरे में जाऊँ, अपना सामान रखूँ और यहाँ पे रहना शुरू कर दूँ। 3 महीने जो मुझे गुजारने हैं वो मैं गुजारूँ। अब ये बताते हैं कि जब मैं ऊपर वाले कमरे में गया तो उससे पहले वो स्टोर रूम था बेसिकली, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। ये बताते हैं कि जब मैं पहले दिन ही गया तो उसी दिन मुझे शदीद खौफ महसूस होने लगा और ऐसा लगने लगा कि शायद मैं यहाँ पे अकेले नहीं रह पाऊँगा या मेरे बस की बात नहीं है। खैर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा मैंने चुपचाप जो है वो वहाँ पे रहना शुरू किया और पहला दिन तो खैरियत से गुजर गया। अब ये बताते हैं सुबह मैं उठा, वैसे ही मैंने नाश्ता वगैरह किया, थोड़ा टीवी वगैरह देखा, तो फिर मेरी क्लास का टाइम हो गया। मैं कोचिंग की तरफ चला गया और कोचिंग पे मैंने क्लास वगैरह ली। उसके बाद मेरे जो दोस्त थे उनके साथ बैठ गया, टाइम स्पेंड किया वहाँ पे भी और वापस आ गया। ये बताते हैं जो हमारी नानी का घर है वहाँ पे रात का जो खाना है ठीक 9 बजे खाया जाता है और दिन का जो खाना है वो 1 बजे लग जाता है। अब जब मैं कोचिंग से आया तो मुझे अजीब सी थकान होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ या मुझे शदीद नींद आ रही है और मैं कोशिश करने लगा कि थोड़ी देर लेट जाऊँ। अब ये बताते हैं कि मैं लेटा तो फ़ौरन से मेरी आँख लग गई और ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और उस वजह से मुझे नींद आ गई। खैर मैं अभी सो ही रहा था कि एकदम से किसी ने डोर नॉक किया और डोर नॉक करते ही फ़ौरन से डोर खोल दिया। अब जैसे ही डोर खुला तो मैंने देखा कि जो मेरी बड़ी मुमानी हैं वो सामने खड़ी हुई हैं और उन्होंने बाकायदा वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहने हुए हैं। अब मैंने उनको इस हुलिये में देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हैं वो। लेकिन बहरहाल वो मुझे बोलने लगी, बेटे खाना लगने वाला है, उठो नीचे जाओ। मैंने कहा जी मामी मैं अभी जाता हूँ। ये कह के मैं उठा, वॉशरूम वगैरह से फ्री हुआ और नीचे चला गया। अब जब मैं नीचे गया तो खाना लग चुका था। सारे के सारे लोग जितने भी थे वो टेबल पे मौजूद थे, सब खाना खा रहे थे। तो मुझे देख के नानी बोलने लगी, तुम इतनी देर से क्यों आए हो, क्या सो गए थे? मैंने कहा जी नानी मैं तो सो गया था। वो तो शुक्र है कि बड़ी मामी आ गई, उन्होंने आके मुझे उठा दिया, अगर वो नहीं उठाती तो मैं और लंबा सोता रहता। अब ये सुन के नानी थोड़ा सा चौंक गई। वो बोलने लगी कौन सी मामी? तो मैंने कहा बड़ी मामी। तो वो कहने लगी बड़ी मामी कब आई थी? मैंने कहा नानी अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 15 मिनट गुजरे होंगे, उन्होंने आके मुझे उठाया है और उन्होंने ही कहा है कि नीचे आके खाना खा लो। ये सुन के मेरी नानी जो थी वो अजीब तरीके से मुझे देखने लगी। मेरे जो मामू थे वो भी मुझे देखने लगे। अच्छा फिर वो कहने लगे कि तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी मोमानी नज़र आ रही है कहीं? तो मैंने कहा नहीं यहाँ पे तो नहीं है इस वक्त। तो वो कहने लगे तुम्हारी मामी जो है वो सुबह से अपने घर गई हुई हैं, यानी अपने मैके में गई हुई हैं, वो तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें बड़ी मामी ने आके उठाया है। अब ये सुन के मेरे होश उड़ गए, मेरी समझ से बाहर था मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मैं नींद में था, मुझे आके किसी औरत ने उठाया है और वो जो औरत थी वो हमारी बड़ी मुमानी थी।
अब ये बताते हैं कि नानी जो है मुझे अभी भी अजीब सी निगाहों से देख रही थी। मैंने नानी को कहा कि नानी मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऊपर नहीं सो सकता। ये बताते हैं कि सुनने के बाद नानी का बिहेवियर भी इस तरह से था जैसे कि वो इकरार कर रही हों कि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामला पेश आते रहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नानी ने मेरे साथ कोऑपरेट किया और मुझे कहा कि तुम नीचे सोना और परेशान ना हो और इग्नोर कर दो इस बात को। अब ये बताते हैं कि जो भी मेरा टाइम था नानी के घर में मैंने खैरियत से गुजारा और उसके बाद मैंने कोशिश की कि नानी के घर में ख़ास तौर पे ऊपर वाले रूम में कभी ना रुकूं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। ख़ास तौर पे मेरी सेहत के लिए दुआ करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।